नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक ए बी रायते आपका इस वीडियो में दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हमने 12वीं कक्षा हिंदी योग भारती के पाठ क्रमांक 8 सुनो की अध्ययन शुरू किया था। इस पाठ के माध्यम से पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रचनाकार आशा रानी वोरा जी ने जो अपने बेटी को पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से वो अपने बेटी को जो हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति या हमारे जो मूल्य है उन मूल्यों का महत्व समझाने की कोशिश जो है वो कर रही है। यहाँ पर वो अपने बेटे को समझा रही है कि नए समय के अनुरूप, नई पीढ़ी के अनुरूप बदलते हुए मूल्यों को हर कोई अपनाना चाहता है। शायद सुगंधा या उनकी जो बेटी है वो भी वही चाहती है, लेकिन उनकी माँ मतलब रचनाकार लेखिका आशा रानी जी उसे समझाती है कि निश्चित तौर पर नए मूल्यों को अपनाना बुरी बात नहीं है, नए संस्कारों को, नए चीज़ों को अपनाना समय के अनुरूप कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो जो मूल्य है वो सिर्फ पश्चिमी संस्कृति से, सभ्यता से आए हुए होना, यही एकमात्र उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में आज की जो युवा पीढ़ी है वो सामान्यतः देखने को मिला है कि पश्चिमी देशों से आए हुए मूल्य संस्कारों को सही मानकर उन्हीं को अपनाने का काम कर रही है और वही मूल्य एक आधुनिकता के रूप में स्वीकार कर हमारे मूल्यों को कम आंका जा रहा है या उसे रूढ़ियों के नाम पर, परंपराओं के नाम पर दूर किया जा रहा है। ये सही बात नहीं है, ऐसा रचनाकार को लगता है। उन्हें समझाने की कोशिश की है कि निश्चित तौर पर हमें बदलाव चाहिए, बदलाव करने आवश्यक है, ज़रूरी है, हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वो हम खुद अपने मूल्यों को खुद बनाए और उस धरातल पर, अपने रास्ते पर आप खुद चले और अपने हिसाब से नए मूल्यों का निर्माण करके हम अपना समाज जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं या आगे बढ़ाए, ताकि हमारे रास्ते जो है वो सही हो सके। हम पश्चिमी सभ्यता से या मूल्यों से प्रभावित होकर उनके जैसा अगर करने लगे तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए एक विनाश हो सकता है या हमारे संस्कृति में उसे हम सही नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर उनकी बेटी ने जो उसकी सहेली है, उस सहेली के बारे में जो कुछ चीज़ें उन्होंने उसे बताई थी, उसके आधार पर ही वो जो पश्चिमी सभ्यता का या मूल्यों का जो प्रभाव उस पर दिख रहा था, उसी के कारण वो जो नई क्रांति करने की कोशिश वहाँ पर कर रही थी, तो उसके लिए ही उन्होंने सुझाव दिया था कि तुम्हें जो कुछ करना है, जो कुछ बढ़ना है, जो कुछ बढ़ना है वो तुम कर सकती हो, लेकिन उसके लिए सही समय और सही जान पहचान के बाद अगर तुम करोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए वो लाभदायक हो सकता है। अन्यथा ये अगर तुम जल्दबाजी में ऐसे फैसले करोगे तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में तुम्हें असफलता देखनी पड़ेगी या निराश होकर आगे की राह जो है वो कठिन हो सकती है। लेखिका ने जो अपने बेटी को शुरुआती दौर में समझाया था कि जो अगर तुम गलत राह चुनती हो तो निश्चित तौर पर, या तुम सचेत हो, तुम समझदार हो, तुम सही तरह से ज़मीन पर अपना आंखें जमा कर रखोगी, लेकिन गलती से भी अगर इस तरह की सोच तुम रखती हो या सपनों में अगर ऊपर उड़ जाती हो और ज़मीन पर वास्तविकता से दूर चली जाती हो, तो जब तुम जहाँ गिरोगी वो जगह अनदेखी होगी और अवांछित होगी और इससे होने वाली तकलीफ़ जो है वो बहुत ख़राब हो सकती है। तो वही अगर उसकी सहेली ने इस तरह से फैसला लिया और आगे चलकर भविष्य में उसे जो पाना चाहते थे वो अगर वो नहीं प्राप्त कर सके, तो जो होने वाली तकलीफ़ है वो बहुत बड़ी हो सकती है या होगी। वही समझ देने के लिए रचनाकार अपने बेटी के माध्यम से समूचे किशोरियों को ये समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ तक का अंश हमने देखा था। अभी हम इसके आगे का जो पाठ है उसका विस्तार से अध्ययन यहाँ पर करते हैं। लेखिका आगे कहती है, देखिए, मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस बीच में वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। देखिए, लेखिका ने लेखिका जब अपनी बेटी सुगंधा से
बात कर रही थी, मतलब पत्र के माध्यम से उसे समझा रही थी, तो जो एक विषय रचना के बारे में आया था कि रचना अपने कॉलेज जीवन की जो पहले वर्ष में अध्ययन कर रही है, उसका पूर्वार्ध मतलब पहला जो सत्र है वो चल रहा है, और उसी बीच में उसे अपने एक दोस्त के प्रति प्रेम का भाव जो है वो उत्पन्न हो चुका है, और वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। तो यही बात सुगंधा ने अपने माताजी को बताई थी। माताजी ने उस पर जो अपने विचार है, अपना मत जो है वो सुगंधा को लिखकर भेजा है। और वो हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में उन्होंने कहा था कि कॉलेज की अवधि में एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को टटोले, और फिर एक दूसरे को अच्छे से समझकर अगर एक दूसरे को स्वीकार कर ले तो उनकी क्रांति जो है वो जो उस तरह की क्रांति सोचती है, जो बोलती है, वो क्रांति कठिन नहीं होगी, या उस क्रांति में वो असफल नहीं होगे। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शायद उन्हें असफलता जो है वो देखने पड़ सकती है। तो उसी के आगे उन्होंने जो चीज़ बताई है कि वो अपनी राय जो बता रही है लेखिका, कि रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य धैर्य मतलब धीरज धीरज रखना होगा। कब तक या धैर्य धरना होगा या धीरज रखना होगा। प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा भी मतलब जो समय जाएगा, जितना भी समय जाता है उसको, या उसके बीच में हम कह सकते हैं कि इंतज़ार, हम समझ सकते हैं कि उन्हें इंतज़ार करनी चाहिए। प्रतीक्षा जो है वो प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ हम कह सकते हैं एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। तो पूरे तैयारी जो है उनकी वहाँ पर होनी चाहिए, एक दूसरे को संभालने के लिए, एक दूसरे को एक दूसरे के लिए एक दूसरे की मदद करने के लिए उन्होंने हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। उनकी कोशिश जो है वो उसी तरह की होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जतन जो शब्द आया है उसका अर्थ होता है कोशिश। तो इस बीच उनकी कोशिश जो है एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करना हो, एक दूसरे का साथ देना हो। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही नहीं, कहा जा सकती क्रांति नहीं। देखिए, यहाँ पर लेखिका उन्हें समझा रही अपनी बेटी के माध्यम से, मतलब इस पत्र के माध्यम से। अगर वो बिना तैयारी के जल्दबाजी करते हैं शादी करने की, कोई तैयारी नहीं है, कोई सोच नहीं है। तैयारी मानो कैसे तैयारी, जो मैंने जो लेखिका ने शुरुआत में बताया कि समय बिताए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने, सभी चीज़ें कर ले, और फिर अगर ये सब हो जाने के बाद वो अंत तक एक दूसरे के साथ बने रहे और एक दूसरे के प्रति उतना ही स्नेह उनका बरकरार रहे, तो फिर ठीक है। वो ऐसी तैयारी करने के बाद वो शादी करते हैं तो ठीक है, लेकिन बिना ऐसी कोई तैयारी किए, कॉलेज तो अभी शुरू ही हुआ है, एक दूसरे को वो पसंद करने लगे हैं, एक दूसरे से स्नेह प्रेम करते हैं, ऐसा वो मानते हैं, और ऐसी में बिना तैयारी किए उन्होंने जल्दबाजी में, बहुत जल्दी में, पढ़ाई के बीच में, अभी तो उनकी पढ़ाई भी शुरू ही हुई है, अभी ख़त्म हुई भी नहीं है, और ऐसी इसी स्थिति में उन्होंने शादी का निर्णय ले लिया। तो ये शादी का निर्णय लेना ही मतलब शादी आगे के ठीक है, होना होगी या नहीं होगी वो बाकी बातें हैं, लेकिन इस तरह का निर्णय लेना भी एक बेवकूफ़ी है, एक गलती है, एक तरह की हम बेवकूफ़ी कह सकते हैं। और ऐसी की जाने वाली कृति को लेखिका क्रांति नहीं समझती। देखिए, उसको सिर्फ वो एक बेवकूफ़ी भरा कदम मानती है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, या कोई ऐसी बात नहीं है जो कुछ परिवर्तन करने वाली हो, कुछ अच्छा करने वाली हो। क्रांति तो अच्छी दिशा में होने वाला बदलाव होता है। क्रांति में बदलाव होता है, लेकिन अच्छे दिशा में। यहाँ पर अच्छा ही क्या है? हाँ, यहाँ पर अगर तुम सोच समझकर सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर खुद की इच्छा से ये सब करते तो एक तरह से वो क्रांति होती। लेकिन बिना कोई सोच समझ के इस तरह से
सिर्फ समाज में ऐसी चीज़ें होती नहीं है और मैं कर रही हूँ या इस तरह का निर्णय मुझे लेना है, तो इस तरह की हरकत करना बस एक बेवकूफ़ी ही हो सकती है। उसके अलावा उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें कोई क्रांति जैसी बात लेखिका को नहीं दिखती है और नहीं हम भी ऐसे स्थिति को या ऐसे बदलाव को क्रांति नहीं मान सकते, उसे सिर्फ एक बेवकूफ़ी भरा कदम ही मान सकते हैं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। और लेखिका ने यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बताया है कि ऐसी कथित कथित का अर्थ होता है कही जाने वाली। ये जो कही जाने वाली क्रांति है, मतलब उसका वास्तविक में कोई आधार नहीं है। इसको क्रांति मानना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है। हाँ, सब मानते या कहते हैं, कहा हुआ मुंह मुंह से चला है, ऐसी चीज़ों को हम कह सकते हैं कथित। तो ऐसी कथित क्रांति, ये असली क्रांति नहीं, ये कथित कही जाने वाली क्रांति है। तो ऐसी जो क्रांति है, ये क्रांति हमारे लिए, समाज के लिए और रचना के लिए भी असफलता की ओर ही लेकर जाएगी। वहाँ पर असफलता ही निश्चित है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें निश्चित एक ही चीज़ है, असफलता। वो आगे चलकर दुख में पड़ सकते हैं, क्योंकि अब उनकी शिक्षा अधूरी रहेगी, बाकी सारी चीज़ें एक दूसरे को जाना नहीं है। आगे चलकर उनके सोच मिलती है नहीं मिलती है, जिस तरह के एक दूसरे के प्रति उनका स्नेह है वो कब तक बरकरार रहेगा। फिर पढ़ाई आधी अधूरी रहने के कारण आगे उनको अच्छी जगह पर काम करने की, यह सभी चीज़ें, बाकी समाज के देखने के नज़रिया, बाकी सब चीज़ें बदल जाती है और इसका परिणाम स्वरूप अंततः उन्हें असफलता जो है वो मिलने वाली है, ऐसा लेखिका को लगता है। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। ये तो जिंदगी का अहम फैसला है। देखिए लेखिका ने कितनी बड़ी बात यहाँ पर समझाई है। लेखिका कहते हैं कि इतनी जल्दबाजी, अगर कोई छोटा सा काम करना हो ना, उस छोटे से करने वाले काम के लिए भी आप कोई कदम बढ़ाते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं इतनी जल्दबाजी में, तो वो भी शायद अच्छा ना हो पाए। कोई आप छोटा सा काम करते हो और वो काम जल्दबाजी में करते हो, तो वो अगर ध्यान देकर न किया गया हो तो वो काम भी बिगड़ जाता है। तो एक कोई छोटा सा काम भी अगर जल्दबाजी में बिगड़ सकता है, बिगड़ सकता है नहीं, बहुत बार बिगड़ ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा छोटा सा काम अगर बिगड़ जाता है, छोटी सी चीज़ जो हम बदलाव करने वाले हैं या छोटी सी बात अगर हम जल्दबाजी में करे जाए तो वो खराब हो सकती है। तो इतना बड़ा फैसला जो हमारे जीवन से जुड़ा है, इतना अहम है, इतना महत्वपूर्ण, अहम का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण है और इतना महत्वपूर्ण जो पूरी ज़िंदगी हमें निभाना है, हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे साथ चलेगा। इतना महत्वपूर्ण फैसला अगर आप इस तरह की जल्दबाजी में लेते हो तो निश्चित समझ लीजिए कि वहाँ पर असफलता अपने आगे बैठी होगी या असफलता जो है आपके जीवन में आगे चलकर आने वाली है। वही लेखिका को यहाँ पर समझाना है कि आप जल्दबाजी ना करें। लेखिका ने कहीं भी इस चीज़ को करने से मना नहीं किया, सिर्फ उन्होंने क्या कहा है कि सब चीज़ों को समझ लो और फिर उसके बाद अगर लगता है तो फिर आगे चलकर फैसला करो। जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए, सब चीज़ें ठीक ठाक हो जाए और फिर भी तुम एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए तैयार हो, तो फिर ठीक है, फिर करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम लोग फिर एक दूसरे के साथ रह सकते हो। एक दूसरे को जान लिया है, उसकी खामियों को, उसको कमियों के, उसकी गलतियों को, एक दूसरे के स्वभाव को, सभी चीज़ों को आपने जान लिया है, फिर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी जल्दबाजी जबकि एक दूसरे को अच्छे से जाना भी नहीं है, एक दूसरे की खामियां, एक दूसरे की गलतियां, एक दूसरे के स्वभाव, बहुत सारी चीज़ें जो सभी बाकी है और इतनी जल्दबाजी में अभी आपने इस तरह का फैसला ले लिया, तो निश्चित तौर पर ये फैसला इतना अहम है कि पूरे जीवन भर आपको आपके साथ चलने वाला है। और ऐसे फैसले में अगर आप एक बार गलत हो जाए तो पूरे जीवन भर आपको असफलता जो है वो झेलनी पड़ सकती है। यही लेखिका ने बहुत सुंदर तरीके से समझाने की कोशिश की है। आगे देखिए, मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है। देखिए सुगंधा जो कि लेखिका की बेटी है,
लेखिका की बेटी ने जो वहाँ पर अपना पहला पत्र लिखा था, उन्होंने अपने माँ को समझाया था कि इस तरह का फैसला जो उनकी सहेली है रचना वो लेने वाली है। वो अपने एक कॉलेज में पढ़ने वाले मित्र के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोच रही है और उसके साथ जल्द से जल्द शादी करना चाहती है, उस तरह का निर्णय उसने लिया है। तो ये चीज़ें निश्चित तौर पर लेखिका की दृष्टि से भी और उनके बेटे की दृष्टि से भी एक तरह से मूर्खतापूर्ण ही कदम है, मूर्खता से भरा हुआ कदम है। और इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में, जिसे उसने क्रांति का नाम दिया है रचना ने, जो कि सोचती है कि ये इस तरह की चीज़ें दुनिया भर में होती है या पड़ोसी पश्चिमी देशों में होती है और हमारे यहाँ भी हमें ऐसे करना है, तो इसको उसने जो क्रांति का नाम दिया है, ये क्रांति मूर्खता से भरी हुई है, मूर्खता से भरा हुआ बस एक कदम है, यही रचनाकार को लगता है। और उन्होंने कहा भी अपनी बेटी को, इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का जो निर्णय तुमने किया है, मतलब लेखिका की बेटी ने, सुगंधा ने किया है, वो एकदम सही निर्णय है। अच्छा निर्णय लिया कि तुम उसकी सहायता न करो, उसे मतलब इस तरह का निर्णय लेने में अगर तुम सपोर्ट करती, तुम सहायता करती, तो शायद उसे वो जो कर रही है वो पूरी तरह से सही है ऐसा लगता। लेकिन तुमने उसका साथ न देने का निर्णय जो दिया वो अच्छा है, पर तटस्थ रहना भी काफ़ी नहीं है। तटस्थ का अर्थ होता है, हम जैसे अंग्रेजी में न्यूट्रल कहते हैं, कि तटस्थ रहना मतलब किसी चीज़ में हिस्सा न लेना, सिर्फ क्या है कि जो होता है वो देखते रहना, किसी भी चीज़ में अपनी राय या अपनी किसी भी सम्मिलित किसी चीज़ में साथ भी न होना और विरोध में भी न होना, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं तटस्थ। तो लेखिका कहती है कि इस जगह पर, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में तुम अगर तटस्थ रहोगे तो वो भी काफ़ी नहीं होगा। उसका साथ नहीं दिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ तटस्थ रहकर भी होते हुए देखना ये भी अच्छी बात नहीं है, वो काफ़ी नहीं है, ऐसा वो कहती है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है। लेखिका उसे समझाती है अपनी बेटी को, अगर तटस्थ रहना या किसी चीज़ में हिस्सा न लेना, सपोर्ट न करना, बस इतना करना भी सही नहीं है, उससे आगे तुम्हें बढ़ना होगा, आगे बढ़कर तुम्हें कुछ करना होगा। क्यों? वो कहती है अगर रचना तुम्हारी सच्ची सहेली है, तुम्हारे सखी है, तुम्हारी सच में सहेली है, जिसे तुम अपनी प्यारी सहेली अगर मानती हो, तो निश्चित तौर पर इसका हित जो है, उसकी भलाई या अहित हम जिसे कह सकते हैं, जिसको हम हानि भी कह सकते हैं, अहित का अर्थ होता है हानि, तो उसकी भलाई हो, उसकी हानि हो, ये देखना तुम्हारा काम है, क्योंकि वो तुम्हारी सहेली है। और सहेली का हित अहित देखना, उसकी अच्छा या बुराई जो कुछ भी हो रही है उससे उसे संवारना या अच्छाई में साथ देना, बुराई में उसे संवारना, यही सहेली का काम होता है। यही सच्ची सहेली इसी में ही पहचानी जा सकती है। तो तुम्हें उसकी ओर देखना होगा, उसका अगर कुछ अहित हो रहा है, हानि हो रही है, तो उससे उभारना, उससे रोकना, उससे दूर करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उसमें हस्तक्षेप करना भी चाहिए, उसके लिए कुछ तुमसे बन सके वो तुम्हें करना चाहिए। यही सलाह वहाँ पर रचनाकार अपनी बेटी को दे रही हैं। आगे देखिए, पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी, बिगड़ ज़रूर सकती है। लेखिका देखिए कितनी मतलब अपने बेटी को किस तरह से समझा रही है। यहाँ पर कह रही है कि रचना जिस तरह से उसने निर्णय लिया है, जिस तरह से वह आगे बढ़ना चाहती है, जिस तरह का कदम उसने उठाया है, ये एक गलत कदम है, सब मानते हैं सब लोग। उस कदम की ओर एक गलत कदम के, मूर्खता भरे कदम की तरह ही देखती है। लेकिन रचना वो उस कार्य के लिए, उस कदम को एक क्रांति मान रही है। और ऐसे सोच पर लेखिका कहती है कि आप लोग अगर इस कदम को, इस सोच को दोष देंगे या उसकी भर्त्सना करेंगे, भर्त्सना का अर्थ होता है कोई गलत या अनुचित काम करे,
तो उस गलत या अनुचित काम के लिए लोग जो भला बुरा कहते हैं उसे कहते हैं भर्त्सना करने। तो ये जो भर्त्सना है, तुम उसकी अगर उसकी बुराई करोगी, उसको भला बुरा कहोगी, तो बात बनेगी नहीं, अपितु उस और बिगड़ जाएगी। आप तुम लोग या तुम सभी सहेलियां अगर रचना को भला बुरा कहेगी कि ऐसा क्यों कर रहे हो वो, या उसे गलत ठहराने की कोशिश करोगी, तो वो आपको जो कुछ अब तक बताती थी, आपके साथ बैठती थी या अपने विचारों को व्यक्त करती थी, वो भी शायद करना बंद कर दे। इसका मतलब यह है कि आप जो चाहती थी उसको उस स्थिति से बाहर निकालना, उसको संवारना, उसकी जो अहित हो रहा है उस अहित को रोकना, ये आप लोगों की इच्छा थी, कोशिश थी, और उसी हिसाब से आपने प्रयास किए थे। लेकिन उस आपने जिस तरह का रास्ता चुना उसे रोकने के लिए, उसकी भर्त्सना करने का काम किया, उसको दोष देने का काम किया, उसको गलतियां दिखाने का काम किया, तो निश्चित तौर पर वो उस चीज़ को मानेगी नहीं, या उससे कुछ लाभ होगा नहीं, क्योंकि उसका हित वो तो अपने निर्णय से हटेगी नहीं। जब आप उसको भला बुरा कहेंगे तो वो छोड़ेगी नहीं अपना निर्णय, वो छोड़ेगी नहीं, लेकिन उसी समय वो आपसे रिश्ता तक तोड़ सकती है। मतलब बात बनने से ज़्यादा बिगड़ने की संभावना ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा उस स्थिति में बहुत ज़्यादा तरीके से देखें या बहुत ज़्यादा बार हम देखें तो रिश्ता ही खराब होगा, परिस्थितियाँ बदलने का नाम नहीं लेगी, यही लेखिका को लगता है। और इसीलिए लेखिका कहती है कि दोष देने या भर्त्सना करने से काम नहीं बनेगा, या सवाल जो है या प्रश्न जो है, समस्या जो है वो हल नहीं होगी, वो और ज़्यादा खराब हो सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मान जाए, बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। अब देखिए, लेखिका ने और एक संभावना बताई है, बात बिगड़ सकती है। कैसे बिगड़ सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कथित प्यार, वो जो समझ रही है अभी ये जो प्यार, वो जो इस चीज़ को, या जो उसके मन में अपने मित्र के प्रति जो स्नेह का भाव है, वो जो प्यार है, वो उसको लेखिका ने यहाँ पर कथित प्यार जो कहा है, कथित का अर्थ मतलब कहा हुआ, उसने कहा जो है उस प्यार को। अब ये तो वही समझा सकती है, बाकियों को तो महसूस उसकी वो भावना है, और इसीलिए उसका कहा हुआ जो प्यार है, या उस प्यार के जुनून में, मतलब उस प्यार के पागलपन में, जुनून का अर्थ होता है पागलपन या उन्माद, उसका जुनून या जो कोई उन्मद है, या उसमें जो पागलपन भरा है उस प्यार के कारण, उस चीज़ का जो आप उसके लिए अच्छा करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही थी, उसका असर जो है उल्टा हो सकता है, विपरीत हो सकता है। मतलब जिस इच्छा से, जिस उद्देश्य से आपने वो प्रयास किए थे, उसके रिजल्ट जो है, उसके परिणाम जो है, वो जैसे आपको चाहिए वो उस चीज़ से दूर जाए, और वो हानि या वो जो अहित है वो रुक जाए, उस वो होने के बजाय उसी के ऊपर वो कायम रहे, और साथ ही साथ उसको छोड़ने के बजाय शायद वो तुम्हारी बात का बुरा मान जाएंगी, और तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। अब यहाँ पर कन्नी काटने लगे का अर्थ होता है, कन्नी काटना, ये मुहावरा यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, और कन्नी काटना का अर्थ होता है निकल जाना। तो तुम्हारी बात का बुरा मानकर वो तुम्हारे पास से निकल जाएगी, मतलब तुमसे मुंह मोड़ ले सकती है। तुम्हारी जो स्थिति है, तुमने तो किया था सब अच्छा करने के लिए, लेकिन उसका जो परिणाम है वो परिणाम शायद विपरीत निकल कर आ जाए, और वो तुमसे दूर निकल जाएगी या तुमसे दूर चली जा सकती है, ऐसा यहाँ पर लेखिका को लगता है। इसलिए संभाल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। और वो तो तुम्हारी सहेली है, और पहले ही लेखिका ने बताया कि सहेली है तो उसका हित अहित देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें वो काम करना ही होगा। तुम तटस्थ रहकर उस स्थिति को ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। तो ऐसी परिस्थिति में जो तुम कुछ करना चाहती हो, लेकिन करते करते समय भी सावधानी बरतनी होगी, बहुत संभल कर बात करनी होगी। तुम्हें अपनी सहेली से, रचना से बात तो करनी होगी, लेकिन संभल कर करनी होगी। भर्त्सना से या बुरे शब्दों से या उसे दोष देने से तुम अगर सोचोगे कि ये दूर हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो उसका उल्टा विपरीत परिणाम ये होगा कि शायद वो तुमसे दूर चली जाए,
और इसीलिए तुम्हें संभल कर बात करनी होगी, सूझबूझ कर मतलब सोच समझ कर और संभल कर बात करनी होगी। यही एकमात्र उसका रास्ता है और उसी के माध्यम से तुम उसे संभाल सकती हो। आगे देखिए, लेखिका कहती है, दोष अकेली रचना का है भी नहीं भी। मतलब यहाँ पर लेखिका कहती है कि ये इस चीज़ को या इस स्थिति में या जो विचार या जो क्रांति वो करना चाहती है, उस क्रांति के लिए दोष अकेले रचना का है भी नहीं भी नहीं। ये भी लेखिका कहती है कि अकेली रचना का ही है या नहीं भी है उसका दोष, ये देखने लायक बात है। दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है। अब देखिए यहाँ पर दोष किसे दे, लेखिका सोच रही है। ये अकेली रचना का दोष है या रचना का नहीं है, ये निर्धारित करना तय नहीं हुआ। दोष उसकी नासमझ उम्र का है, मतलब जिस उम्र में है इस स्थिति में, वो उम्र इतनी परिपक्व नहीं है और उस स्थिति में उतनी सोच या उसके विचार उतने मजबूत नहीं हुए हैं, उस तरह की सोच उसमें अभी बनी नहीं है। तो ऐसी जो उम्र होती है उसे नासमझ उम्र कहते हैं। तो वो नासमझ उम्र का दोष है या उसके परिवेश का है। परिवेश मतलब वातावरण, जिस वातावरण में वो पली बड़ी है, जहाँ से वो आई है, उस तरह के वहाँ पर जो विचार जो संस्कार उसे मिले हैं उसका है, जिससे उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। और उस परिवेश मतलब उस परिस्थिति या जो संस्कार, जिस घर से, जिस परिवार से, जिस वातावरण, जिस गांव से, जिस शहर से, जहाँ से भी वो आई है, वहाँ पर उसे ये नहीं सिखाया गया, ये संस्कार नहीं दिए गए कि जीवन में आगे बढ़ते समय संभल कर चलना चाहिए। इन सभी जो चीज़ें जो आपके जीवन से जुड़ी है, जो चीज़ें आपके जीवन को आगे चलकर आकार देने वाली है, इस पर अगर आप अभी संभल कर नहीं चलेंगे तो आगे चलकर आपके पूरे जीवन भर आपको इन चीज़ों से पछताना पड़ेगा, आपके इस हरकतों से पछताना पड़ेगा। अगर कुछ गलत हो जाए तो शायद पूरा जीवन आगे चलकर रोते हुए बिताना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं शायद उसे सिखाई नहीं गई हो, तब दोष किसे दे? ये दोष रचना को दे, उसके नासमझ उम्र को दे, उसके परिवेश को दे, उसे मिले हुए संस्कारों को दे, किसे दे? किसी ये लेखिका अभी तक तय नहीं कर पाई है। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। लेखिका ने पहले तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण ये गलतियाँ हो सकती है, उसमें से एक कारण यह भी है, लेखिका कहती है कि ये उम्र ये जो एज है उसकी, जो ये जो उम्र है उसकी, ये इसी तरह की है। इस उम्र में कोई भावुक, कोई इमोशनल अगर व्यक्ति है, किशोरी है, कोई लड़की है जो किसी युवक के पास जाए और मतलब किसी युवक के संपर्क में आए, तो उस युवक के पास अगर प्यार भरी बातें करने का कौशल हो या वो युवक उस लड़की से या उस युवती से, किशोरी से दो चार प्यार भरी बातें करे, मीठी मीठी बातें करे और उन बातों से उस युवती को, उस किशोरी को बहकाने का काम करे। बहकावा मतलब हम कह सकते हैं कि भुलावा, उसे भुलावे में ले, उसे भुलावे की कोशिश करे, उसे बहकाने की कोशिश करे, तो वो उसके बहकाव में आ जाती है, ऐसा लेखिका कहती, क्योंकि वो ना समझ होती है, उसकी उम्र ही ऐसी होती है कि उन चीज़ों से एक तरह से वो आकर्षित हो जाती है उस उम्र के कारण, और उसके बहकाव में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है। सब कुछ मतलब अपने जीवन का सब कुछ वही है, ऐसा वो भावुक युवती जो है या किशोरी जो है उस समय मानने लगती है, क्योंकि उसके उम्र के कारण उसकी सोच ही वैसी होती है और उस सोच के कारण वो ऐसा समझने लगती है। और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में ऐसी इस तरह की मूर्खताएं, मतलब इस तरह के निर्णय, इस तरह की क्रांति जैसी सोच जो है वो दिखाने का काम करती है। वो वही परिणाम है। अगर असलियत में जब वो वही अगर लड़की
जिसे रचना कहा गया है या जो रचना है, वही लड़की अगर 10-5 साल के बाद जब उसकी ये उम्र निकल जाएगी और उसे ये सारी चीज़ें बताई जाएगी या देख वो इन चीज़ों के बारे में सोचेगी, तो निश्चित तौर पर उसे समझ में आएगा कि किस तरह की गलती या किस तरह की सोच या किस तरह की गलत सोच वो रखती थी। यही लड़की मतलब यह है कि वो जो उम्र है उस उम्र में ये सारी चीज़ें होती है और ये उम्र में उस तरह की सोच बनती है, वो जो भावुकता मन में बसी होती है उस भावुकता के कारण मनुष्य इस तरह के मूर्खता भरे कार्य करता है, या लड़कियां जो है या जो भी युवक युवती हो इस तरह के मूर्खता भरे कार्य जो है वो करते हैं। और यह पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। मतलब यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है जब पछताना तब पड़ता है या हम कह सकते हैं कि हम पछताते हैं बाद में जब ये उम्र निकल जाती है। हमें फिर इन चीज़ों का इन लिए गए निर्णयों का या इस तरह के उठाए गए कदमों से तकलीफ जो है वो निश्चित तौर पर होने वाली है। हम असफल तो होने वाले हैं, उसके परिणाम जो है वो हमें भुगतने पड़ते हैं। वो परिणाम जिस तरह के होते हैं और जिस स्थिति में हमें आगे जाना पड़ता है वो देखकर लेखिका कहती है कि पछतावा हमें ज़रूर होता है, लेकिन तब होता है जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है। मतलब सब कुछ हो चुका होता है, सब गुजर चुका होता है, सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया सब। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, अब इसे बदलना नामुमकिन है, उस परिस्थिति से निकलना नामुमकिन है। सब बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो गया है। अब सभी चीज़ें अभी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ऐसे स्थिति में वो पछतावा होता है और तब पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इन सारे चीज़ों को अब हम वापस नहीं ला सकते, वापस नहीं कर सकते या सारी चीज़ों को बदल नहीं सकते। अब पछतावा करने से क्या लाभ, वो सभी चीज़ें अब निकल गई हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेखिका वो चीज़ें सभी किशोरियों को, सभी युवकों को, युवतियों को समझाना चाहती है। जिस समय ये पाठ हमारे पाठ्यक्रम में आया है, लगभग आप ही के उम्र की वो लड़कियां लड़के थे और आप सभी को ही लेखिका एक तरह से शायद समझाना चाहती है कि ये जो उम्र है उस उम्र में आपको सही तरह से पढ़ना चाहिए, आपके जीवन के सही उद्देश्यों को देखना चाहिए, उसकी और आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह की हरकतें, इस तरह के कदम से अगर आप विचलित हो जाएंगे, आपके कदम लड़खड़ाएंगे, इस तरह के निर्णय लेंगे जो कि सही नहीं हो सकते, जो कि आवेश से भरे हैं, जो कि इस उम्र के हिसाब से आपको उस तरफ खींच रहे हैं, लेकिन वह सभी चीज़ें एक निश्चित समय के बाद आपको लगेगा कि गलत थी और उसके कारण आपके रास्ते भटकने की संभावनाएं ज़्यादा थी, दुख है। और जब समय निकल जाएगा तो आपको पछताने की नौबत वहाँ पर आ जाएगी। यही न हो, समय पर आपको चीज़ें समझ में आ जाए, इसीलिए शायद आपको एक तरह की समझ देने के लिए ही रचनाकार की ये रचना हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है। अब देखिए आगे, इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। देखिए लेखिका अपनी बेटी को समझा रही है, सुगंधा को समझा रही है। इस अल्लड़ का अर्थ होता है भोला भाला, अल्लड़ का अर्थ होता है। तो ये जो उस रचना की भोली भाली उम्र है, इस समय की ये जो भोली भाली मतलब ज़्यादा कुछ समझने की, सोचने की ऐसी उम्र नहीं है ना। समझ, हमने पहले ही कहा है कि ये भोली भाली सभी चीज़ों पर विश्वास करने वाली, जो कुछ आगे से कोई कहता है उसे मानने वाली, उस पर विश्वास रखने वाली, ऐसी ये भोली भाली उम्र है। कोई फंसा रहा है, कोई फ़ायदा ले रहा है, कुछ गलत कर रहा है, ये तरह की सोच भी मन में ना आए, इस तरह की ये उम्र है। इस उम्र को कहते हैं अल्लड़ उम्र। तो ऐसी इस भोली भाले उम्र में या अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह से, अपने परिवार के प्रेम से या संरक्षण से, उसके स्नेह संरक्षण से, प्रेम के या उसके संरक्षण से, रक्षा से मुक्त है, मतलब उनके बंधन से अभी मुक्त है, दूर है,
कहीं दूर बसी हुई है, या उनमें उनमें वो लगाव नहीं है जो एक परिवार के सदस्यों में आपस में होता है, उससे वो टूट चुकी है या दूर हो चुकी है। आज़ादी के नाम पर उन्होंने जो आज़ादी के नाम पर दूर या आज़ादी प्राप्त हुई उसके नाम पर वो स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे रही है, मतलब उनसे दूर है और ज़रूरत से ज़्यादा खुद को वो अहमियत का अर्थ होता है महत्व, खुद को ज़्यादा महत्व दे रही है, परिवार से ज़्यादा खुद को ऊपर रख रही है, ज़्यादा महत्व दे रही है। तो ऐसे महत्व देकर अंतर्मुखी हो गया। अब अंतर्मुखी का अर्थ होता है अपने भीतर झांकना, सोचना, अपने ही अंदर अपने ही बारे में सोचते रहना है, अपने अंदर ही झांकते रहना है, खुद के ही बारे में सोचना। इस तरह की जो चीज़ें होती है उसे अंतर्मुखी कहते हैं। तो खुद को अहमियत दे रही है, खुद के अंदर झांक कर, भीतर झांक कर सोचने का काम कर रही है, खुद के ही बारे में सोच रही है। तो ऐसे स्थिति में उसके फिसलने की जो संभावना है, मतलब हो सकने का भाव, संभावना का अर्थ होता है जो उस समय होने की ज़्यादा चांसेस है, स्थिति है, तो ये उसकी फिसलने की, मतलब रास्ता जो है भटकने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, उत्पन्न हो जाती है ऐसी परिस्थिति में। क्योंकि सबसे पहले तो उसकी उम्र ऐसी है कि उसमें ज़्यादा कुछ सोच समझने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, उस ज़्यादा सोच विचार वो कर सही सकती है। दूसरी चीज़ है कि वो अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से दूर है, मुक्त है, खुद को उसने दूर कर लिया है, उसने नाता शायद तोड़ दिया है, या बहुत ज़्यादा उसमें घुलती मिलती नहीं है, उसने खुद को ही ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दिया है बाकियों की तुलना में, और खुद के ही अंदर झांक कर अपने ही बारे में सोचने के काम वो करती है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा उसे उसका रास्ता भटकने की संभावना उत्पन्न हो जाती है, उसका पैर फिसलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अपने में अकेले पड़ गई लड़की जैसे कि किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और बढ़ जाती है। अब देखिए ऐसी स्थिति में और भी कारण यहाँ पर लेखिका ने बताया कि ये लड़की जो अपने परिवार से दूर है, उसके प्रेम से, स्नेह से, उसके मतलब सभी चीज़ों से दूर है, तो वो एक तरह से अकेली पड़ गई है। अब जब कोई लड़की ऐसे अकेली पड़ जाती है और ऐसी स्थिति में किसी लड़के के संपर्क में, संपर्क का अर्थ होता है मेल या सानिध्य में, हम कह सकते हैं उसके कांटेक्ट में आ जाती है, तो उसे अपना हमदर्द, हमदर्द को होता है दुख में साथ देने वाला, तो आ जाती है। और वो लड़का जो उसके साथ प्यार भरी बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है, उसे मतलब मानो उसे दिखाता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारे दुख को समझता हूँ, तो ऐसी स्थिति में वो लड़की उस लड़के को अपना हमदर्द, दर्द, हमारे मेरे दर्द का साथी, दुख में साथ देने वाला, ऐसा उसे समझने लगती है और समझ बैठती है, या उसके बारे में उस तरह की सोच उसे हो जाती है, और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना उस स्थिति में, जब ऐसी सोच उस लड़के के प्रति, उस लड़की की, उस युवती की, उस किशोरी की बनेगी, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में मानो कि वो उस पर विश्वास करती है, और जब वो विश्वास करती है तो उसी समय उसके बहकने की सबसे ज़्यादा संभावना वहाँ पर बन जाती है, ऐसा लेखिका को लगता है। उसके कदम भी भटकने की संभावना वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसा लेखिका को लगता है। संभावना और मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर स्थिति जो है, संभावना मतलब हो सकने का भाव और ज़्यादा होने की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसी ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। देखिए लेखिका आगे कह रही कि ऐसी स्थिति में वो जो लड़की है उसके भटकने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और लगता है कि उसके परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही हुआ है। रचना जो है
जब कोई परिवार के साथ से रिश्ता टूट जाता है तो इस तरह की स्थिति में बहकने की या इस तरह की हालत में पहुंचने की स्थिति में कोई भी लड़की पहुंच सकती है। रचना की भी शायद स्थिति ऐसी ही लगती है। वो भी अपने परिवार से कटी है, दूर हुई है, उनके स्नेह संरक्षण से दूर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जब वो अकेली पड़ी है तो शायद उसे भी ऐसा ही कोई लड़का जो हमदर्द लगने लगा, उसका साथी लगने लगा, उसे मानो उसे लगता है कि ये मेरे दुख दर्द का साथी है और उसे उसके बहकावे में वो आ गई है। और ऐसी स्थिति में उसका जो रास्ता भटकने का सिलसिला है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, या उसकी संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा लेखिका को लगता है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा। और लेखिका ने ये सिर्फ आशंका जताई है, क्योंकि लेखिका तो दूर है और वो सभी स्थितियों को देखकर अपने नज़रिए के आधार पर वो सारी चीज़ें रख रही है। और ये उनका एक अंदाज़ा है कि स्थिति ऐसी स्थिति है और ऐसी स्थिति में यह हो सकता है। तो अगर ये स्थिति में रचना है तो लेखिका अपनी बेटी को, सुगंधा को कहती है कि ऐसा अगर रचना के साथ हुआ है, वो अपने परिवार से दूर हुई है और उसी स्थिति में वो जो अकेली पड़ी है और ऐसी स्थिति का फ़ायदा लेकर किसी लड़के ने उसे बहकाने की कोशिश की है, तो सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा क्या है, उसे समझाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तुम अगर सावधानी से काम नहीं लोगी, उसे सही तरह से उस परिस्थिति से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करोगी, उसे उस रास्ते से सही रास्ते पर लाने की कोशिश करोगी, लेकिन वो सही तरीके से अगर नहीं करोगी तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेगी, उसे समझाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और शायद किसी स्थिति में वो आपको समझना ही नहीं चाहेगी। और इसीलिए और ऐसा हो सकता है कि उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है, या तुम अगर ज़्यादा कोशिश करोगी या ज़्यादा दिखाने की कोशिश करोगी या उसके विपरीत कुछ करने की कोशिश करोगी तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारी जो दोस्ती है वो दोस्ती में ही दरार उत्पन्न होने की स्थिति हो सकती है। अब दरार का अर्थ होता है दूरी। यहाँ पर लेखिका ने कह दिया है कि तुम अगर सही तरह से कोशिश नहीं करोगे ना तो संभावना यह हो जाएगी कि उसको तो तुम उस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाओगे, उसे संभाल नहीं पाओगे, उसे सही रास्ते पर नहीं ला पाओगे, उसके रास्ते डगमगाते हुए कदमों को ठीक नहीं कर पाओगे, उसको बहकाने से उसको भटकने से रोक नहीं पाओगे, अपितु तुम उसके साथ जो तुम्हारी दोस्ती उसको ही खो दोगे अगर तुम गलत तरीके से उसे समझाने की कोशिश करोगी या उसके रास्ते बदलने की कोशिश करोगे, तो निश्चित तौर पर जो तुम चाहती हो ऐसा होने की बजाय तुम्हारी दोस्ती ही टूट सकती है, उसमें ही दरार आ सकती है, उसमें ही दूरी आ सकती है, एक दूसरे से तुम दूर चली जा सकती हो या सोचो कि वो तुमसे दूर चली जा सकती है। ऐसा लेखिका वहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश करती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से लेखिका ने अपने बेटी को किस तरह से देखिए समझाया है, किस तरह से बताया कि इस परिस्थितियों में क्या हो सकता है, लड़कियां किस तरह से अपना रास्ता जो है, अपना मार्ग जो है, अपना उद्देश्य छोड़कर किस तरह से गलत राह पर चली जा सकती है। अब ये जो है ये कहीं ना कहीं हम जो मानते हैं कि पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता, उसके मूल्य, ये उसका परिणाम या उस स्थितियों का प्रभाव कहीं ना कहीं हम पर है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हमें हमने या हम भारतीय लोगों ने इस तरह से कृति किया या कार्य किया तो उसमें क्या गलत है। लेकिन सोचिए इस तरह से कृति करने के कारण जो परिणाम आगे चलकर आ सकते हैं, बिना सोच समझ कर इस तरह की स्थितियों में स्थितियों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो जो परिणाम आगे चलकर निकल कर आएंगे, उभर कर आएंगे, वो कितने तकलीफ देने वाले होंगे, दर्द देने वाले होंगे। और वही अगर उससे बचना है तो किस तरह की सोच रखनी चाहिए, किस तरह से परिस्थितियाँ आती है और किस तरह से युवतियाँ या किशोरियाँ अपना रास्ता बदलती है, भटकती है, ये समझाने की कोशिश यहाँ पर आशा रानी जी ने की है बहुत सुंदर तरीके से। अब वो अपने बेटी को
समझा भी रही है कि किस तरह से हमें अब इस रचना को इस परिस्थिति से निकालना है, किस तरह से कोशिश करनी है, क्या हमें अभी क्या करना होगा। अब समस्या तो समझ में आ गई है कि किस तरह से समस्या है और क्या हुआ है, किस तरह की क्रांति हुई है या किस तरह की क्रांति के बारे में रचना सोच रही है। ये सारी चीज़ें समझ तो आई है, क्या हुआ होगा ये लेखिका समझ तो चुकी है। अब इससे बाहर निकालने की कोशिश होनी चाहिए इस स्थिति से, जो कि अल्लड़ उम्र की गलती है या वो किस कारण हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। उससे रचना को बाहर निकालना है, क्योंकि वो उनकी बेटी की सहेली है और एक सहेली को गलत रास्ते पर जाने से रोकना एक सहेली का सच्ची सहेली का कर्म होता है, और वही वो अपनी बेटी के माध्यम से करना या वो अपनी बेटी को कराना चाहती है। और इसीलिए वो उसे समझाती है और किस तरह से वो उसे सही रास्ते पर ला सकती है, यह हम देखेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। वो अपने बेटी को किस तरह की सलाह देती है और कैसे उसको सही रास्ते पर लाने का मार्ग बताती है, तो वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर रुकते हैं, धन्यवाद।